जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशर और आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ आए हैं जिससे आप वाकिफ हर दिन, शायद हर वक्त यूट्यूब पे या टेलीविजन पे या अखबारों में कहीं ना कहीं छोटा पढ़ते तो होंगे, और वो है भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं की, या जो आप कह लें पॉलिटिकल रेसलिंग। और ये दो बड़े नेता हैं, जो अखबारों की बात में कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि अगर मैं शब्द यूज कर रहा हूं कोट अनकोट, अगर सितंबर में नरेंद्र मोदी जी रिटायर कर जाते हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? उस पोस्ट पे अमित शाह जी की नजर है, अमित शाह जी की नजर उस पे। लोग कहते हैं संघ चाहता है योगी वहां बैठे, यानी कि आदित्यनाथ योगी अगले प्रधानमंत्री का पद संभाले। चेहरा भी आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे आप देखें तो पिछले सालों से, मतलब 1-2 साल कह लें, नड्डा जी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन है और नए नए नाम रोज आते हैं। शायद अगर जोड़ा जाए शुरू से लेकर अंत तक अब तक तो कम से कम 20-25 अध्यक्ष बना दिए गए हैं मीडिया के द्वारा। तो शायद इसी तरीके से 10-15 प्रधानमंत्री भी बना दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि किसी अन्य ग्रह से लाकर लोग बैठा दें। मीडिया की बात कर रहा हूं, मंगल का प्रधानमंत्री होगा तो बुध का प्रधानमंत्री होगा, तो बृहस्पति का प्रधानमंत्री, गुरु से सैटर्न से आया हुआ प्रधानमंत्री होगा। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी तो नई चीज, एस्ट्रोलॉजी भी घुस गया है ना। तो मेरा ये कहना है कि शाह जी और योगी जी के बीच में जो ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये कितना सही है? आप भी एज ए जर्नलिस्ट आप जानते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या ये वाकई में इन दोनों के बीच में इस तरह का डिफरेंस है? और अगर है तो कारण क्या है? अमित शाह गुजरात के हैं, यूपी के नहीं। आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं, पर यूपी के मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। 2017-2022 में उनके कारण ही जो भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां स्थापित हुई थी। अखिलेश यादव उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं, और इंटरनल ओपोनेंट भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो दो बड़े हैं, मौर्य जी और शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी के खिलाफ। अब सवाल उठता है कि योगी जी क्या 2022 में, 2017 और 2022 और 2027 की तैयारी चल रही है, इनफैक्ट 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो 2027 के चुनाव में कौन चेहरा होगा उत्तर प्रदेश का? सितंबर 2025 में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायर करते हैं तो कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है? मौर्य, शुक्ला, योगी के बीच, योगी और शाह जी के बीच, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। और शायद यही कारण भी हो कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी तक बनाया नहीं जा पाया है। कि सुभाष से हम जानना चाहेंगे इसमें। देखिए अजय जी, आज की तारीख जी में सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुभाष जी। हाँ, तो बेसिकली आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे टॉलेस्ट लीडर है, और 17 सितंबर को वो 75 साल उनकी पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनकी जो यानी उन्होंने जो यार्ड स्टिक बाकी लोगों के लिए लगाई थी वो खुद के लिए नहीं लगाएंगे, ये तो तय है। वो कहेंगे कि मुझे जनभावना मेरे साथ है, कार्यकर्ता मेरे साथ है, इसलिए उन्होंने, अंतरात्मा मेरी ये बोल रही है कि मैं और कंटिन्यू करना, कई साल रहूं। तो ये जो बात है वो कहेंगे उसके बाद, ये जरूरी है। और उसमें लेकिन सवाल ये उठता है कि आरएसएस में ये विचारधारा चल रही है 2027 को राष्ट्रपति पद से द्रौपदी मुर्मू रिटायर्ड हो रही है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी इनको एक एग्जिट देने की बात आरएसएस से चल रही है, और उसके तहत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से उतर जाएंगे और वहां पर वो किसी अपने शिष्य को रखेंगे। अब ये शिष्य कौन होगा? पहले तो प्रधानमंत्री पद से मोदी उतर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी इनके नजदीक के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अपनी टर्म पूरी करेंगे 2029 तक।
और उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो 2029 के बाद भी वही लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उनके जो नजदीक के लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह तब तक रुकेंगे क्या? क्योंकि अमित शाह इनका जो महत्वाकांक्षा रही है वो प्रधानमंत्री बनने की है। दूसरा, नरेंद्र मोदी, इनको जो अपनी लीगेसी है वो लीगेसी संभालने के लिए अमित शाह के अलावा दूसरा कोई आदमी मिलेगा नहीं, ऐसा अमित शाह के कार्यकर्ता या उनके नजदीकी जो लोग हैं वो मानते हैं। योगी आदित्यनाथ, वो उनका अलग पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी राजनेता है, लेकिन जिस तरह से सबको एक साथ लेके जाना, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को एक प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें जो है वो योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे, ऐसा प्रचार अमित शाह, इनके कार्यकर्ता और नजदीकी लोगों द्वारा किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि उनको कट्टू साइज करने की, योगी आदित्यनाथ को कट्टू साइज करने की भरपूर कोशिश की गई। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 60 सीटें आने के बावजूद योगी आदित्यनाथ, इनके साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिठाए गए। उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अगर किसी को अफसर को बिठाना है या उसको नियुक्त करना है तो उसके लिए भी पीएमओ तय करता है। इतना तक चीजें यहाँ पे आदित्यनाथ इनको कट्टू साइज करने के लिए की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह है। लेकिन जिस तरह से एक नरेंद्र मोदी बिल्कुल मजबूत नेता है, उसके कारण ये चीजें बाहर नहीं आती। शायद यही बातें अगर यूपीए 2 के दौरान होती या उस तरह का नेतृत्व होता बीजेपी में तो शायद ये बातें बाहर आ जाती। लेकिन आज की तारीख में ये बातें खुल के बाहर नहीं आ रही और आज की तारीख में कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बात करें। अगर वो बात करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है ये हमने हरेन पांड्या के बाद बाकी सारे जो नेता हैं उनका भी हमने देखा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी क्या बयान देते हैं। अजय, देखिए, ये सवाल इसलिए भी मैंने जानबूझकर उठाया क्योंकि देखिए मीडिया में जो चल रहा है वो अलग है, पर हर बार यही देखा जाता है कि हमारे देश के किसी राज्य का भी चुनाव हो और वहां अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे नंबर्स के साथ आगे आ जाता है तो वहां चेहरा प्रज्वलित किया जाता है कि ये तो प्रधानमंत्री के कारण हम जीते। और जिस स्टेट में उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है और हार के आसपास रहते हैं तो कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी था मुख्यमंत्री का। ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि जीत आपकी है तो हार भी आपकी होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के कारण ही आप जीत रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, 2017 2022 में आप लौट के आए। 2017 में आपने कहा मोदी जी की जीत है, 2022 में आपने कहा मोदी जी की जीत है। अब 2027 के लिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा कहीं खराब ना हो इसीलिए योगी को हटाकर किसी और को लाओ। जो बातें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, क्या है सच्चाई क्या नहीं है वो तो नेता ही समझते होंगे, पर मैं कह रहा हूं जो बातें सामने नजर आती हैं या लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो जीत आपकी है, आपके चेहरे की जीत है तो हार भी आप ही के चेहरे की होनी चाहिए ना। बिहार में अगर आप जीतते हैं या नीतीश जीतते हैं तो नीतीश के चेहरे की जीत है। अगर आप क्लेम करते हैं कि मोदी जी की जीत है तो कल को हारे तो कहिए मोदी जी हार गए। ये कारण लेकर, ये इशू लेकर कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी हाल मई के एंड में अमित शाह जी गए थे, उन्होंने एक इवेंट में जस्ट अनौपचारिक तरीके से योगी जी को बुलाया था और वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। हम जो मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि अमित शाह जी जाते हैं और जिस तरीके से वहां के लोगों को पर्सनल लेवल पे ऑफिशियल्स को ऑर्डर देना, प्लानिंग करना, मुख्यमंत्री को शायद बहुत जगहों पे वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हैं, पता नहीं सच्चाई क्या है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में एक मुख्यमंत्री का अस्तित्व चैलेंज करना, उसके पोजीशनिंग पे और उसके पोजीशन पे केंद्र के किसी नेता का हस्तक्षेप या सवाल उठाना कितना जायज है? एक ही पार्टी के जब दोनों हैं तो पार्टी में कितनी स्थिति पार्टी की बनती है?
देखिए अजय जी, ये बात दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में छुपी नहीं है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता या उनके जो नजदीकी नेता हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और वहां पर ये भी होता है कि जब बात आती है, यानी गलियारे में जो बातें आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ इनके जरिए, यानी इनका जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, काफी बड़े पैमाने पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है। और उसमें गवर्नमेंट के अफसरों की तरफ से ही हिदायत दी जाती है कि भैया योगी जी का थोड़ा सा कम दिखाइए, प्रधानमंत्री का ज्यादा दिखाइए। तो ये जो बातें हैं कि कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि प्रधानमंत्री दुखी हो जाए कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा दिख रहे हैं, ओवर साइज हो गए, ओवर साइज हो रहे हैं, इसीलिए वो यानी पूरी तरह से ये जो चीजें हैं वो कंट्रोल की जाती है। हम अगर बात करें तो आज की तारीख में बीजेपी में सिर्फ एक आदमी की तूती बोलती है, और वो है नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में आरएसएस चीफ क्या कहते हैं इसका भी कोई महत्व रहा नहीं है बीजेपी। और इसलिए नड्डा जैसा एक छोटा सा नेता, आरएसएस के सामने छोटा सा नेता, वो कह रहा है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये कुछ सालों पहले उन्होंने बात की थी। तो अगर और उसके नॉर्मल बावजूद भी एक्सटेंशन पे कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर नरेंद्र मोदी नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पे बाकी और कोई नेता होता, तो क्या नड्डा जी बीजेपी के उस ओहदे पे आज रहते? आरएसएस के चीफ से अगर खिलाफ बात करके, तो ये सारी चीजें उससे साफ दर्शाया जाता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर है, और वो आरएसएस और बीजेपी दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। और यही कारण है कि अपनी जो बात है वो पूरी तरह से मनवा के लेने में नरेंद्र मोदी कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार जीतते आ रहे हैं। और जो नेता जीत के आता है और पार्टी को लगातार जीत दिलवा देता है, तो उसकी तूती बोलेगी, ये तो तय है। बाकी और कोई श्रेय जिसको मिले ना मिले, लेकिन उस आदमी को श्रेय जरूर मिलेगा। हाँ, अब सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ये एक तानाशाह की तरह काम करते हैं, वो किसी दूसरे की सुनते नहीं है। तो जाहिर है कि हमेशा जो जीत का श्रेय उनको ही मिलना चाहिए, और अगर हार का श्रेय तो किसी दूसरे का होता है। मत्थे ठोक दो। हाँ, और आप देखिए, इसरो का जो एक ये था मुहिम जो थी, वो एक नाकामयाब हुई। तो मोदी साहब वहां पे थे। अब मोदी साहब थे वहां पे और फिर भी मिशन फेल हो गया, ये कैसे मानेंगे? तो उन्होंने तुरंत इसरो का जो वहां पे चेयरमैन था उनको गले लगा दिया, और वो रोने लगे। जो इसरो का चेयरमैन कोई था, बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी गलती थी पर हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हाँ, तो गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है, ये दिखाने की कोशिश उन्होंने वहां पे की। तो ये सारी चीजें जो है राजनीति में चलती है, और नरेंद्र मोदी उसमें माहिर है। और उन्होंने, हालांकि उनके इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में कई बातें होती है, लेकिन वो इसमें पीएचडी से ज्यादा है अच्छा, राजनीति के। इस पीएचडी से ज्यादा एक इसी में मैं लाइन आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी ने ट्रंप से सीखा या ट्रंप ने मोदी से, क्योंकि दोनों का मोरलेस वही है कि जहां हम दिखावा है तो हम ही है, जहां पीछे हटना है तो वो वांस है। पिछले कुछ सालों से, यानी जब से दूसरे टर्म में ये आए हैं ट्रम्प साहब, तो उनकी जो चालें हैं वो बिल्कुल मोदी जी की तरह है। आज भी देखिए, सीएनएन ने बहुत बड़ी खबर की कि वहां पे जो डिफेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि जो ईरान पे हमला हुआ था अमेरिकी बॉम्बर्स की तरफ, वो हमला सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ट्रम्प साहब ने बोला नहीं, ये गलत है। और उन्होंने बात कही कि ये मीडिया के सामने कही कि जो पायलट्स गए थे, अमेरिकी पायलट्स गए थे, उन पर आप अविश्वास दिखा रहे हो, सेना पे आप अविश्वास दिखा रहे हो, ये सारी चीजें। तो मुझे याद आया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में जब भी जो कोई बात करता था, उनको उनकी देश प्रेम भक्ति पे सवाल खड़े हो जाते थे। बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ था, तब भी उस पे सवाल को उठाया गया कि एक
जहां पे कोई रह नहीं रहा है ऐसे जगह पे आप बम डाल के आप निकल गए, उसके ऊपर भी देशभक्ति के बारे में सवाल पूछे गए। जो सर्जिकल अटैक पे जिन्होंने सवाल उठाया उनको भी देशद्रोही कहा गया। तो यही चीजें अभी अमेरिका में हो रही है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इनका जो पूरा जो रूल बुक है वो रूल बुक क्या उन्होंने ट्रम्प साहब को दिया है और ट्रम्प साहब उसी के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो वैसे में तो सही में आपने जो शब्द इस्तेमाल किया या जो शब्द इस्तेमाल होता है विश्व गुरु का, तो वो तो वाकई में सही है ना, क्योंकि मोदी जी अगर मोदी जी के तर्ज पे, मोदी जी के बनाए रूल्स पे, मोदी जी के स्टाइल पे अगर एक सुपर हीरो जो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है ट्रम्प वो फॉलो कर रहा है, तो वाकई में हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। वो ट्रम्प के भी गुरु हुए ना, तो विश्व गुरु हैं। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, ये रूल बुक है वो तानाशाह का रूल बुक है। हिटलर ने ऐसे ही किया था। जब स्टालिनग्राड में 3.5 लाख जर्मन फौज थी वो घेरे में पड़ी हुई थी, तब हिटलर कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ पे तो जर्मनी में कह रहे थे कि हमारी जीत हो रही है वहां। तो गोबेल्स जो है वो प्रचार कर रहे थे उसके बारे में। तो ये सारी जो चीजें हैं तानाशाह के रूल बुक में होती है। तो विश्व में कोई भी तानाशाह होगा वो इसी बात ये काम करेगा। जैसे पुतिन साहब वहां पे कर रहे हैं कि यूक्रेन में रशिया की जीत हो रही है, ऐसे वहां पे गीत गाए जा रहे हैं, वहां पे मीडिया में प्रचार हो रहा है। तो वैसे ही चीजें यहाँ पे हो रही है। लेकिन हालांकि अमेरिकी मीडिया बहुत स्ट्रांग मीडिया है, वहां पे एक इतने सालों से उसकी एक परंपरा रही है। वो हमेशा सरकार को सवाल करने की ताकत रखता है, इसलिए ट्रम्प को सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी ऐसा कोई सरकार को सवाल पूछेगा तो उसको तुरंत देशद्रोही माना जाएगा। उस अखबार का या न्यूज चैनल का मालिक है वो तुरंत ईडी उसके पीछे लग जाएगी। सही बात है, तभी तो पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे पीछे टहलते हैं। खाना खाने गए थे अमित शाह के भोज पे, सारे बड़े पत्रकार खाना खा रहे थे और पैर भी छूते नजर आए कुछ। तो ये तो हमारा मीडिया का स्तर है आज की तारीख में। खैर उसमें ना जाते हुए हम फिर आपके पास आएंगे इसी तरह के मुद्दों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शाह जी और योगी जी के बीच इस तरह का डिफरेंसेस ना हो, और अगर है तो खुल के आए, और ये भी पता चले कि अगला अध्यक्ष कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का जल्दी आए। और अगर 27 या सितंबर की बात हम करें, सितंबर में अगर प्रधानमंत्री जी रिटायर हो रहे हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक जिज्ञासा है, लोगों को जानना है कि वाकई में वो जा रहे हैं, वाकई में कौन आ रहा है। इस पे हम बात करते रहेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।